जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कल के वीडियो में हमने यानी कि कल के लाइव क्लास में हमने पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कर लिए थे। आज के इस वीडियो में अध्याय 2 मानवनेत्र और रंग बिरंगा संसार से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम करने वाले हैं। रोज शाम 7 को लाइव होता है। यानी यहाँ पर प्रीमियर वीडियो लगा देते हैं, प्रीमियर वीडियो हम लगा देते हैं क्योंकि यहाँ का नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। वाईफाई लगाए नहीं, मोबाइल का डाटा से क्वालिटी अच्छी नहीं आती, इसलिए हम प्रीमियर करते हैं डेली। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ 150 प्लस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है। अब पहले हम फिजिक्स करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद हम मैथ के सभी चैप्टर को बारी बारी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो जाने के बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। उसके बाद हम लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के क्वेश्चन करने वाले थे। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। आप इस लाइव क्लास को अंत तक जरूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि हमारा कहा कि जो मानव नेत्र के किस भाग पर, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा वो रेटिना या पुतली पर बनता है। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए हम ज्यादा समझाएंगे नहीं, सिर्फ टिक मरवा देंगे। आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी सब्जेक्ट समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि तारे का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर किया गया। यानी जो तारा टिमटिमाता है किस सिद्धांत पर काम करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, कि वन विक्षेपण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा तारा का टिमटिमाना वो है अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो तारा क्या होता है, टिमटिमाता है, यह टिमटिमाना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन के नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी कि नेत्र जो लेंस है, लेंस फोकस दूरी दूर हो जाता है। जब फोकस दूरी दूर हो जाता है तो हमारा दूरदृष्टि दोष हो जाता है, निकट हो जाता है तो हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगला कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो नेत्र में बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा याद रखिए। इसका जो ऑप्शन है डी नंबर, उसमें उस वाले पेज में होगा, यहाँ वास्तविक का उल्टा। हमारा ये देखिए काल्पनिक, काल्पनिक तथा काल्पनिक, सीधा, छोटा। तो देखिए छोटा तो बनता नहीं है, काल्पनिक बनता है लेकिन सीधा भी बनता है, छोटा नहीं बनता है। काल्पनिक, काल्पनिक में कभी भी उल्टा बनेगा नहीं, इसलिए ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक प्रतिबिंब तो नेत्र में बनता है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है जो वास्तविक, उल्टा और बड़ा। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है। इसका सही जो आंसर आ गया वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है जो नेत्र निकट इस वस्तुओं को स्पष्ट नहीं उस नेत्र में होता है कि जो निकट वस्तु को नहीं देख पाता है उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें उल्टा है, यदि निकट को नहीं देख पा रहा था दूरदृष्टि दोष, क्योंकि उसको निकट को नहीं देख पा रहा लेकिन दूर को अच्छे से देख पा रहा है। जैसे उसका उल्टा होता है, यदि निकट वाले को स्पष्ट देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, नहीं देख पाता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह रंग सबसे अधिक विचलित कौन होता है। यानी कि जो सूर्य प्रकाश है प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब 7 रंग बनते हैं वहां पर इंद्रधनुष, यानी कि इंद्रधनुष, उसमें सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सबसे कम विचलन यहाँ पर बैगनी का होता है, विबग्योर, जिसे आप विबग्योर, विबग्योर जो है बताते हैं, विबग्योर, विबग्योर जो बना वो होता है
उसमें बैगनी का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यानी कि यह विचलित या रंग दूर से दिखाई नहीं देता। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, इसका होता है बैगनी का। सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है, सबसे कम विचलन होता है लाल का। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्या है हमारा, हमारा दिया है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को कहते हैं। यानी क्या है, फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु यानी दोनों में से किसी एक वस्तु को देखता है तो उस दोष को हम कहते हैं समंजन क्षमता गुण। उस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता की उसकी आंख की समंजन क्षमता बहुत कम है। यानी कि जो निकट और दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, कोई दोनों में से एक ही वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, तो वैसी आंख का समंजन, उसी गुण को हम समंजन क्षमता कहते हैं कि उसकी समंजन क्षमता बहुत है, वो साफ साफ किसी वस्तु को देख पाता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल, बाइफोकल, इस वाले में आंसर है अपसारी, अभिसारी। तो देखिए अवतल या बाइफोकल, अभिसारी या अपसारी, ऑप्शन उस वाले में है। इसका जो सही आंसर जरा दृष्टि दोष, याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। अगला हमारा कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः है। देखिए निकट दूरी जो होती है कम से कम होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, और जो दूर बिंदु है तो दूर बिंदु अनंत होता है। यानी कि किसी भी आंख का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर दिया था, मिटा चुके थे, मिटा दिए थे आंसर ताकि आपको पहले आंसर पता ना चले, इसके लिए मिटा दिए थे। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है तो इसलिए मिटा दिए थे ताकि आपको पहले से आंसर ना पता हो, आप दिमाग लगा के आंसर बताएं। हम फिर से मिटा देते हैं, हम यहाँ से इरेजर का उपयोग ही नहीं करेंगे। या जो 25 सेंटीमीटर और अनंत होती है, यहाँ पर अनंत होती है। जो निकट 25 सेंटीमीटर और दूर जो बिंदु होती है वह अनंत होती है। यदि आप लेक्चर को बढ़िया से किताब को पढ़ें तो आपको सब समझ में आएगा, यदि नहीं पढ़ें तो थोड़ा तकलीफ होगा, फिर भी आप समझ सकेंगे। चलिए हम समझते हैं। अगला है विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करता है। यानी जो विभिन्न दूरी पर वस्तु है, जैसे हम मान लीजिए हमारा आंख है, कोई वस्तु यहाँ है, कोई वस्तु यहाँ है, तो वस्तुओं का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए, यानी प्रतिबिंब जो बनता मान लीजिए रेटिना पर, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको फोकस के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी को कौन परिवर्तित कर देता है, यहाँ पर आंखों के लेंस की दूरी को परिवर्तित करता है सीलियर पेशियों द्वारा। यानी सीलियर पेशियों द्वारा ही आंखों के जो फोकस दूरी वो परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस देखिए दूर बिंदु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा तो उसे क्या रहेगा, निकट दृष्टि दोष। जस्ट उल्टा होता है, जो नहीं देख पाता है दूर बिंदु को नहीं देख रहा है इसलिए निकट, उसका जस्ट उल्टा होगा निकट दृष्टि दोष। यदि निकट वाले को स्पष्ट नहीं देख पा रहा तो उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक ही ऑप्शन है, बाकी उस वाले पेज में होगा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यानी कि किस दृष्टि दोष में ऐसा होता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है जो रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के क्या होता है आगे, मान लीजिए आंख है, यहाँ पर रेटिना है,
तो ये रेटिना के आगे बनता है, यहाँ पर बन जाता है, तो उसका कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष में ही होता है ऐसा। तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दूरदृष्टि उस वाले क्वेश्चन का आंसर था दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, तो मैं हमारा आंसर आ ही गया, तो उसको छोड़िए। अगला है नेत्र की संवेदन क्षमता कम होने से उत्पन्न होता है। नेत्र की अधिक संवेदन क्षमता कम हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, कम होने पर जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारा 84-85 क्वेश्चन रहता है, किसी किसी में बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है। ये हमारा मॉडल पेपर, किताब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सब कर मिला के हम इकट्ठा किए हैं इस सब क्वेश्चन को। तो आप सब इसमें जरूर देखिएगा। हमारा जो है 11 मिनट का वीडियो बन गया मात्र 13 क्वेश्चन में, इसलिए हमको फास्ट थोड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष को यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? यानी जो चंद्रमा पर कोई यदि अंतरिक्ष यात्री खड़ी है, उसको जो आकाश दिखाई देगा वो याद रखिएगा कि काला दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर कोई प्रकाश का परावर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल है ही नहीं प्रिज्म, तो कहां से प्रकाश का परावर्तन होगा? इसलिए उसका जो एक अंतरिक्ष इसीलिए काला दिखाई देता है। और हमारे वातावरण में जो प्रिज्म की तरह पानी के बूंद से जो प्रकाश की किरणें होती है वो अपवर्तन हो सकती है, लेकिन उस वाले में नहीं होता, आकाश में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए हमारा काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। श्वेत रंग में कितने रंगों से मिलकर बना? याद रखिएगा श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं, जैसा इंद्रधनुष बनता है उसमें 7 रंग होते हैं, वही का श्वेत रंग में कितने रंगों का मेल होता है? तो याद रखिएगा 7 रंगों का मेल होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि दृश्य, यहाँ दृश्य कंप्यूटर में अच्छा टाइप नहीं होता है, दृश्य इस प्रकार से, दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य याद रखिएगा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है पीला का। सबसे अधिकतम जो तरंग दैर्घ्य रहता है, यहाँ पर लगता है कुछ मिस्टेक हो गया, रुक जाइए ऑप्शन में 1 मिनट हम देख लेते हैं। सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य रहता है वो लाल का रहता है यहाँ पर। अच्छा, लाल ऑप्शन में दिया है, हमने देखा ही नहीं। इसका जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रहता है वो लाल का रहता है। 1 मिनट हम आंसर देख लेते हैं जिसने टाइप किया है, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर। बी लाल, हाँ देखिए लाल सही, उसमें हमसे ही मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हम इसको मिटा ही लेते हैं, हमने लाल देखा ही नहीं। इसको जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रहता है यहाँ पर, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो रहता है वो लाल का होता है। सॉरी बच्चों, हमने लाल देखा ही नहीं, डायरेक्ट नीचे आ गए। जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रहता है वो किसका रहता है? लाल का रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। इंद्रधनुष का वर्णन, यहाँ पर वर्णन होगा, यहाँ पर जो होगा वर्णन होगा, इस पर किस परिघटना का आधारित है? बनना भी सही है, वर्णन भी सही होगा, लेकिन जो बनता है, बनना भी सही है लेकिन वर्णना हो गया है, पेट चिर का होगा, यहाँ पर पेट चिरा जाएगा। जो वर्णन बोल रहा है, वर्णन चाहे बनना किस पर
परिघटना होता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वन विक्षेपन। प्रकाश का वन विक्षेपन के कारण ही हमारा जो इंद्रधनुष का बनना वन विक्षेपन के कारण ही होता है, याद रखिएगा। तो यदि कोई पूछा आपके इंद्रधनुष किस कारण से बनता है तो याद रखिएगा जो वन विक्षेपन के कारण से बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र को, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो निकट वाले वस्तु को साफ से नहीं देख पा रहा है उसको दूर दृष्टि दोष होता है। दोष उल्टा होता है, दोष जिसमें रहता है निकट को नहीं देख पा रहा था, आपको लगेगा कि निकट नहीं देख रहा है इसीलिए निकट ही में दोष होगा, लेकिन नहीं, उसका उल्टा होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी कोलायड विलयन में निम्नलिखित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं। यदि देखिए कोलायड विलयन से निम्नलिखित कणों को प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है, याद रखेगा उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। आपने लेक्चर में पढ़ा होगा कि कोलायड विलयन से निम्नलिखित कणों से प्रकाश के अधिक परिकीर्णन हो जाता है, उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य नेत्र की दूरबिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर हमारा होता है। जो दूर बिंदु होता है जो हमारा, पेन का साइज हम छोटा कर लेते, बहुत बड़ा है पेन, जो 25, इसमें कोई प्रभाव ही नहीं इतने दिया है, इसका डिफॉल्ट है, जो 25 सेंटीमीटर होता है। बाटा नहीं समझ जाइएगा कि इसमें बाटा दिए हैं, बाटा नहीं है, उसमें दो वाला लिखा है। ये जो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये निकट होता है, ये क्या होता है निकट में होता है, निकट में, और दूर में अनंत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मा में होता है, यानी कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके निकट दृष्टि दोष वाले को दूर का जो चीजें यानी कि दूर का जो वस्तु रहता है उससे नहीं दिखाया करता है, इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए हम, ये केवल बड़ा प्रतिबिंब ही बनाता है, इसीलिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। जो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस क्या होता है, मानव नेत्र के में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। यहाँ पर उत्तल लेंस लगा रहता है मानव के नेत्र में। यदि उससे कोई दूर दृष्टि दोष हो जाती है, निकट दृष्टि दोष होता है, जब चश्मा लगाया जाता है, लेकिन लेंस पहले से आंखों में लगा रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा दोष है जिसमें नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला होकर अपारदर्शी यानी प्रकाश को आर पार नहीं कर पाते, जिसके वजह से हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो वैसे दोष को मोतियाबिंद कहते हैं। गांव में जब ऑपरेशन कराता है कुल, जो कहता है कि मोतियाबिंद हो गया, यही है मोतियाबिंद, जो धुंधला दुधिया जमा कर देता, आंखों पे धुंधला कर देता, इसीलिए डॉक्टर उस धुंधले को कॉर्निया को निकाल देता है, उसके बाद चश्मा दे देता है काला टाइप का कि सूर्य का प्रकाश उसमें यानी किरण नहीं जाना चाहिए। तो काला जो होता है सारे प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसीलिए हम उसका मोतियाबिंद के लिए जो होता है उसका हम चश्मा पहन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसके लिए हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। अपने प्रिज्म इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा प्रिज्म कुछ इस प्रकार के होता है, देखिए वो 3D प्रिंटेड होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा प्रिज्म, बुक्स में भी प्रिज्म को देखा होगा आपने कि वो किस प्रकार के रहता है। उसको यदि हमको बनाना है तो 3D पेंटिंग रहता है,
उसे आप बना नहीं सकते कॉपी पर। लेकिन जो याद रखिएगा, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो हमारा किससे प्राप्त होता है? प्रिज्म से ही प्राप्त होता है स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है किससे होता है? प्रिज्म से प्राप्त होता है, इतना आप याद रखिएगा। प्रिज्म आप देखे होंगे, नहीं देखे तो किताब एक बार जरूर उलटिए। एनसीईआरटी चाहे आलोक प्रकाशन का हो, भारती भवन का हो, किसी सब में प्रिज्म का फिगर रहता है। नहीं तो आपके यदि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में टाइप कर लीजिए। फिर भी हम कोशिश करते हैं यहाँ पर प्रिज्म बनाने का, क्योंकि हम आपको बना के दिखाते हैं प्रिज्म कैसा होता है। इस प्रकार से होता है वो, हम सीधा सीधे बनाते हैं, इस बात तिरछा तिरछा हम बनाते हैं। प्रिज्म कुछ इस प्रकार से होता है। दो ट्रायंगल होते हैं, ये आपस में मिले होते हैं, ये आपस में मिले होते हैं, आइए आपस में इस प्रकार से होते हैं। उसमें जो होते हैं 5 सतह होते हैं, दो यानी जो 5 सतह होते हैं, 2 सतह त्रिभुजाकार रहता है और बाकी 3 सतह आयताकार रहता है। ये देखिए, ये सतह त्रिभुजाकार रहता है। बस इतना समझ जाइए कि जो प्रिज्म स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पेक्ट्रम के किस रंग के किरणों का विचलन झुकाव कम होता है? यानी कि जो विचलन यानी झुकाव होता है सबसे कम होता है, वो उस कलर को हम लाल कलर कहते हैं। यानी इसका विचलन हमने उसमें जब रहता है, सबसे अधिक विचलन क्या होता है? बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है, लेकिन सबसे कम विचलन होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। इसका सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? याद रखिएगा, विचलन माने कि दूर से किसी जो रंग को नहीं देख पाते हैं वो बैगनी होता है, जो दूर से हम नहीं देख सकते, पास से देख सकते। लेकिन लाल को आप 10 किलोमीटर नहीं तो 1 किलोमीटर दूरी से भी आप लाल कलर को देख सकते हैं। इसलिए इसमें खतरे का निशान में हम लाल का प्रयोग करते हैं। ट्रेन में लाल का प्रयोग करते हैं। यदि कोई ट्रेन को रोकना तो लाल यानी कि झंडे को चाहे लाल कपड़े को हिलाते ट्रेन रोक देता, क्योंकि ये दूरिया से ही दिख जाता है, दूर से ही दिख जाता है। इसीलिए इसका विचलन क्या होता है? झुकाव होता है, जो सबसे कम होता है। इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के दीर्घ दृष्टि के लिए निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग करते हैं हम उत्तल लेंस। यानी कि जब दीर्घ दृष्टि में क्या होता है? निकट की वस्तुओं यानी कि दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। दूर की वस्तुएं देखने के लिए हम उत्तल लेंस के प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो वन विक्षेपण होता है। वन विक्षेपण होता है तभी तो प्रकाश की इस प्रकार से प्रिज्म, मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के किरणें 7 रंगों में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो आप पढ़े होंगे विबग्योर आप पढ़े होंगे, विबग्योर पढ़े होंगे आप। वही प्रिज्म से होकर जो गुजरती है उसी को हम कहते हैं विबग्योर। यानी कि विबग्योर से ये नहीं समझिए किसी का, विबग्योर से नाम है विबग्योर, जिससे हम सारे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यही 7 रंग का विक्षेपण होता है यहाँ पर। विबग्योर से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यहीं पर समाप्त है। अगला इधर है, प्रकाश के किस रंग को का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी का। तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? सबसे बैगनी का होता है। सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे कम जो होता है वो बैगनी का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य यानी कि दूरिया से ही दिख जाता है, उसी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी कि दूर से ही दिख जाता है। तो लाल का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो पर आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आप देखें क्यों क्यों प्रतीत होता है? यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो इसका जो सही आंसर, मिटा गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा
हम मीठा हो गया। इसका जो सही आंसर परकिरणन, परकिरणन प्रकाश का जो प्रकाश की किरणें आती है पर यानी सूर्य से जो वायुमंडल में ही परिवर्तित हो जाती है, लेकिन सारे कलर का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन नीला का परिवर्तन यानी कि परिकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए जो आकाश है नीला दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि प्रकाश का परिकर्णन हो जाता है। यहाँ पर इरेजर आ गया था। आंसर नीचे दिया हुआ, इसका पीडीएफ जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, इसीलिए दे दिए हैं क्योंकि आपको पीडीएफ चाहिए तो उसमें आंसर भी तो लगा रहेगा, तब तो देखिएगा, इसलिए हम आंसर के साथ टाइप किए, अलग अलग टाइप नहीं किए, आंसर के साथ किए, आंसर को हम यहाँ पर इरेज कर दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें तो आती है ना, हमने परीक्षा भी दी है 10th की। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि आंख व्यवहार करता है, आंख जो व्यवहार किस, हमने बताया था आंखों में उत्तल लेंस होता है, आंखों में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, इसलिए आंखों जो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, हमने बताया 5 सतहों से घिरा रहता है प्रिज्म, कोई भी एक प्रिज्म है जो 5 सतह से घिरा रहता है, 5 सतह से यहाँ पर घिरा रहता है, जो 2 होता है त्रिभुजाकार रहता है, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि त्रिभुजाकार कितना होता है, त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार, और जो बाकी 3 शेष होता है आयताकार होता है, आयताकार, बाकी जो 3 शेष होते हैं क्या होता है, आयताकार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इस बारे में होगा 32। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बने तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, रेटिना के पीछे, हमने बताया यहाँ पर कि ये आंख है, हमारा रेटिना, यदि रेटिना के पीछे बनता है तो उसे दूरदृष्टि दोष होता है, रेटिना के आगे बनता है तो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है, याद रखिएगा। अगला है कि किसी माध्यम से छोटे छोटे कण निम्नलिखित को क्या कहा जाता है, तो कोलाइड, 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 याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसे, हम कोलाइड कहते हैं, हमने बताया छोटे छोटे कण निम्नलिखित को क्या कहा जाता है, कोलाइड, और कोलाइड से यदि प्रकाश की किरण निकलती है उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल हमने आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, उसे टिंडल प्रभाव हम कहते हैं, उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास होता है, नेत्र गोलक का व्यास होता है, क्वेश्चन इस बार आ सकता है 2024 में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अगला बार लॉकडाउन होने के कारण 100 में 100 ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इसमें शायद 50 ऑब्जेक्टिव हो, अभी मॉडल पेपर आया नहीं, यदि हम मॉडल पेपर भी करवाएंगे, मॉडल पेपर आ जाता है उसमें पूरा पता चल जाएगा, चाहे आपको जो सेंटअप एग्जाम होने वाली है नवंबर में शायद होती है, सेंटअप एग्जाम होगा तो आपको पता चल जाएगा कितने ऑब्जेक्टिव आएगा, यदि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आया तो ये सब क्वेश्चन आने का चांस हो सकता है। चलिए, इसका जो सही जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है, यानी कि जो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल को कौन उत्पन्न करता है, इसका आंसर, सही आंसर याद रखिएगा, प्रकाश सुराही विद्युत उत्पन्न करती है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला, सिग्नलों को की व्याख्या कहाँ होती है, यानी सिग्नलों की जो व्याख्या होती है वो कहाँ होती है, इसका जो सही आंसर है मस्तिष्क में ही सिग्नलों का व्याख्या होती है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क से शरीर का जो मेन कंट्रोल होता है उस यानी कि दिमाग में ही होता है, इसलिए सिग्नल का कंट्रोल कहाँ से करेगा, मस्तिष्क, दिमाग में। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, हम यहाँ देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन अलग रहता है, आंसर वही रहता है, सिर्फ सेंस वही है सबका। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, ये तो हमने बताया पिछले वीडियो में।
पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में। तो अगला है हमारा कि पुतली की साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशिया डायग्राम को कहते हैं, यानी कि जो पुतली को जो कंट्रोल करता, बढ़ाना है घटाना है, उसे हम परितारिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। परितारिका ही जो पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आंखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंखों की जो पुतली है हमारा किस प्रकार से काम करती है? वो प्रवर्ती द्वारक की भांति करती है। पुतली तो पुतली की तरह भांति होगा ही होगा। ये देखिए, द्वारक तंत्रिका की भांति, परितारिका भांति। परितारिका की भांति कैसे करेगा? परितारिका तो पुतली को खुद कंट्रोल में करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तित द्वारक की भांति। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला बस इतना ही इस बारे में। ये स्लाइड आ गया हमारा। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं। याद रखिएगा, जो कोर्निया के जो रहता है उसे हम परितारिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न के लिए क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? अभी नेत्र लेंस का बढ़ना, वक्रता जो बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाती है, सभी कथन सत्य है। इसका जो सही होगा, नेत्र जो लेंस है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाता है। लंबाई घटना नहीं, बढ़ना को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? यानी निकट दृष्टि दोष के लिए यदि हमारा हो जाता तो हम अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमारा दूर निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं। निकट की वस्तु यदि हम नहीं देख पा रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त करेंगे। यदि दूर कोई वस्तु है तो उसका छोटा भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो हम देख सकते हैं। लेकिन निकट यदि वस्तु है, उसे निकट दृष्टि दोष है, तो उसे हम अवतल लेंस को चश्मा लगाएंगे तो हम देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो होता है दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, सॉरी निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आंख में प्रवेश करती है उसकी मात्रा को जो नियंत्रित करता है उसे हम परितारिका कहते हैं। यही है जो आंख की पुतली को भी नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को, कितना प्रकाश हमें आंख के अंदर ले जाना है। इसीलिए कभी कभी अचानक लाइट जल जाने के कारण हमें जो परितारिका होती है प्रकाश को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसके कारण हम चमक जाते हैं और धुंधलापन हो जाता है। फिर कंट्रोल कर लेता है तो हमारा साफ साफ दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? जिन नेत्र में प्रकाश जो प्रवेश करती है अधिकांश उसका परिवर्तन हो जाता है कहाँ से? हमारा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ। कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ यानी परितारिका इसी से अधिकांश जो होता है परितारिका अधिकांश भाग होता है, यहीं से परिवर्तन हो जाता है। यानी मध्य प्रकाश के किस शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? इसका जो सही आंसर होगा परितारिका। इसी से मध्य जो प्रकाश मंद मने होता है स्लो, जो प्रकाश की किरणों जितना भी तेज आता है उसको स्लो कौन करता है? परितारिका। ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका है। अगला है नेत्र गोलक के गाल होने, गोल यहाँ पर लगता है गोल, कुछ मिट गया क्या? तो मिटा के देखते कुछ मिट गया है यहाँ पर। हाँ देखिए गोल, वो आंसर था इसलिए मिटाए थे। गोल होने पर दिख पाता है। नेत्र गोलक का गोल होने पर देखिए 25 सेंटीमीटर दूर वस्तुओं को निकट वस्तुओं को नेत्र गोलक गोल होने पर दिख पाता है।
इसका जो सही आंसर आ जाएगा निकट वस्तुओं को। निकट वस्तु गोल हो जाता है, जिसे नेत्र जो गोलक होता है गोल होने पर दिखा पाता है। निकट की वस्तुओं को गोल होता है तभी दिखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट है, MVVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करिएगा। वस्तु को हट लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक दिखाई पड़ती है, यहाँ पर समझिए। जो यदि हम वस्तु कुछ रखें, कोई वस्तु को हम देख रहे हैं, यदि हम वस्तु को हटा भी जाए तो हमें कुछ सेकंड हमारे आंखों पर उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, बाद में हम दूसरा वस्तु आता है। तो इसका सही जो आंसर है 1/10 मीटर प्रति सेकंड नहीं, सेकंड रफ्तार थोड़ी ना है, इतना सेकंड तक, यानी कि 1/10 सेकंड तक हमारा जो होता है नेत्र पर प्रतिबिंब बना ही रहता है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेट दृष्टि निर्बंध सिद्धांत उपयोग कहाँ किया जाता है। यानी दृष्टि में कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका हमारे सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। चलचित्र परीक्षणपण में, फोटोग्राफी कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा चलचित्र प्रक्षेपण। ये क्या होता है हमने लेक्चर में आपको बताया होगा, यदि आप कहीं भी पढ़े होंगे तो वहां भी आपको बताया होगा कि चलचित्र परीक्षण क्या होता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको बताएं, हम तो बस ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवा रहे हैं। जो लेक्चर अच्छे से पढ़ता है उसको ऑब्जेक्टिव पूरा आसान लगता है, यदि लेक्चर आप नहीं पढ़ेंगे तो इससे आपको रटना पड़ेगा। तो कोई भी सवाल को रट के यदि आप याद करते हैं तो आप भुला जाइएगा, परीक्षा देने के बाद आप भुला जाएगा। परीक्षा में जरूर नंबर आ जाएगा, लेकिन वैसा नंबर का क्या फायदा। नंबर लाना है तो बढ़िया से लाना है। नंबर लाना है तो बढ़िया से पढ़ के लाना है। हम भी मैट्रिक के परीक्षा दिए थे, हम भी बहुत अच्छे नंबर लाए थे, इतना लाए थे कि हमको खुशी हुई थी। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्निया के पीछे क्या था जो काले रंग की पेशिया का समुच्चय है। समुच्चय माने यानी कि सब मिलकर बनता है, उसे हम परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे परितारिका ही होती है। बहुत बार आ चुका है, पोषण का शब्द अलग अलग है, आंसर वही होता है, मतलब वही है। शब्द अलग अलग, पर्यायवाची शब्द भी करवाएंगे, हम सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आप सबर रखिए, यानी कि सत्संग रहिए, अभी बहुत टाइम है, अब धीरे धीरे हमको सब करवा देंगे। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव की नेत्र क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है। यानी कि जो आयु हो जाती है बुढ़ापे में होती है, जो समंजन क्षमता घट जाती है। देखिए, यदि समंजन क्षमता घट गया तो ना तो निकट की वस्तुओं का स्पष्ट देख पाता, ना कि दूर वस्तुओं का स्पष्ट देखता, उसको सब धुंधला ही दिखाई देता, चाहे वो निकट की वस्तु हो, उसको दूर की वस्तु हो। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि। तो इसके लिए हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल उत्तल दोनों को मिक्स करते हैं, यानी उसे दूर की वस्तु भी दिखेगी, निकट की वस्तु दिखेगी। बुढ़ापे में ज्यादा आता है, तो कम से कम 50 की उम्र जब क्रॉस कर जाएगा, 50 की उम्र, तो ये जनरली ये समंजन क्षमता होती घट जाते। कुछ कुछ बच्चे से ही चश्मा पहनते, उसको जो होते हैं माँ के पेट में ही कुछ तत्वों की कमी हो जाने के कारण उसे बचपन से ही चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन उसमें जरा दृष्टि दोष नहीं रहता, उसमें या तो दीर्घ दृष्टि दोष रहता है या तो लघु। यानी दीर्घ माने दूर, लघु माने निकट, यानी कि उससे क्या होता है, दोनों में से एक है। यदि निकट की वस्तु को देख रहा था, दूर की वस्तु धुंधला दिखाई दे रहा है। यदि दूर की वस्तु को देख पाता तो निकट की वस्तु को धुंधला दिखाई देता है। लेकिन 50 की उम्र जो होने के हो जाती है तो जरा दृष्टि दोष हो जाती है, वो ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई पाता है, ना ही दूर की वस्तुओं को दिखाई पड़ता है।
अबिंदुकता में कुछ नहीं दिखाता है, सब बिंदु के, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें याद रखिएगा बेलनाकार, इसमें बेलनाकार, दीर्घ में अपतल, निकट में उत्तल और जरा में बेलनाकार, बेलनाकार नहीं बाइफोकल लेंस। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला है हमारा कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोल ना होने के कारण किस नेत्र यानी कि दोष हो जाता है। कॉर्निया गोल नहीं होता, जो नेत्र गोलक होता है गोल नहीं होने के कारण हमारा किस दोष हो जाता है, किस प्रकार का दोष होता है, तो हमारा हो जाता है अबिंदुकता। गोल नहीं होता तो अबिंदुकता हो जाता है, गोल हो जाता है तो हमारा लघु। बस इतना याद रखिए, यदि गोल नहीं होने के कारण दोष होता है अबिंदुकता, जिसको उसमें बिंदु के समान सभी वस्तु दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 52 नंबर है हमारे पास अबिंदुकता। यहाँ पर देखिए कुछ मिट चुका है, ऊपर आंसर लिखा हुआ है, देखिए आप आंसर ऊपर लिखा हुआ अबिंदुकता है ना। ये इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप आंसर के साथ याद कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ भी आंसर है, यहाँ भी मिटाएंगे तो यहाँ पर जो हम कलम से आपको बताते हैं, यहाँ पर भी आंसर ही है। हम आंसर नीचे दे दिए थे ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो। चलिए समझते हैं। अबिंदुकता नेत्र वाली वस्तु को चश्मा किस तरह का लेंस दोष निवारण करते हैं। हमने बताया था कि अबिंदुकता यदि किसी को है तो उसे बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई किसी को जरा दृष्टि दोष है तो बाइफोकल, और दूर है क्या जगह अवतल, निकट है तो उत्तल। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ निपटा देंगे हम। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इस बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि जो निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट देखता है, दूर की भी वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, उसे कहते हैं दृष्टि परिसर। दृष्टि परिसर कहते हैं। जो अनंत सिर्फ देखता है उसे अनंत, जो निकट देखता है जो निकट, जो दोनों को देख पाता है दृष्टि परिसर कहलाता है। मानव नेत्र दो है, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होने चाहिए। यानी देखिए मानव नेत्र का जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि आप सामना सामने देख सकते हैं, सिर्फ आप सामना सामने। जैसे मान लीजिए यहाँ आंख है, तो इस सामने से देख सकते हैं, इस सामने। मानव के बात हम कह रहे हैं, यानी कि इधर वाले को देख सकते हैं, इधर वाले को देख सकते हैं, ऊपर वाले को नहीं देख सकते। ऊपर वाले को देखने के लिए हमें जो जो मुड़ी होता है यानी कि सर होता है, जो ऊपर उठाना पड़ेगा, और नीचे वाले देखने के लिए हम नीचे करना पड़ता है, गर्दन को झुकाना पड़ता है, और ऊपर वाले देखने के लिए गर्दन को उठाना पड़ता है। लेकिन चील जो यानी बाज होता है, बाज होता है, चील होता है, जो चील होता है उसका 360 होता है, वो चारों पट्टी देख सकता है। हम एक बार में एक ही वस्तु को फोकस करते हैं, लेकिन जो चील होता है हमारा, जो चील होता है वो एक साथ दो दो वस्तुओं पर फोकस कर सकता है, लेकिन हमारा आंख नहीं कर सकता। अगला है हमारा कि दूरदृष्टि दोष को साफ साफ दिख सकती है, यानी कि क्या दूरदृष्टि दोष वाले को क्या साफ साफ दिख सकती है। इसका जो सही होता है बड़ी वस्तुओं को दूरदृष्टि जिसका होता है बड़ी वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, यानी जो दूर वस्तु आदि उसको हम साफ साफ, बड़ी वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, जिसका दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, उसको हम ऊपर कर देते हैं, उसका तो काम खत्म हो गया। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, कि कैसे पता चलेगा कि हमें दीर्घ दृष्टि दोष है। जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखा पाता है, लेकिन क्या था फोकस जो दूरी होती है, जो यानी कि रेटिना से फोकस जो होते हैं ना बहुत दूर हो जाती है, तो फोकस दूरी दूर हो जाती है, उसी के कारण से हमें दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। जब भी आप देखिएगा कि आपको दूर की वस्तु नहीं स्पष्ट दिखाई दे रहे तो समझ लीजिए आपको दूरदृष्टि दोष है। यदि निकट की वस्तु नहीं देख पा रहे तो समझ लीजिए निकट की दृष्टि दोष है। दोनों नहीं देख रहे थे जरा दृष्टि दोष है। कुछ नहीं दिख रहा था आपको, आप बिंदुकता है। आप जल्दी जाइए डॉक्टर यहाँ, बेलनाकार लेंस को खरीद के लाइए और लगाइए।
वो अपने ही दे देगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि हम हाजी डॉक्टर साहब हमारा तो ई रोगा है, हमारा ई दे दा। ऐसा तो नहीं बोलने पड़ता, वो अपना चेक करके खुद देख लेता, आंखों की स्कैन करके बता देगा आपको कि आपको किस प्रकार का दोष है। अभी आपको किसी प्रकार का दोष तो नहीं होना चाहिए, बहुत कम बच्चे को अभी चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी जवान है, यानी कि अभी उम्र हम सबका जवान है, जब बुढ़ापे आ जाएगा तो हम सबको भी लेंस लगाना, लगभग में 40 क्रॉस करते करते हमें चश्मा लगाना ही पड़ता है। ज्यादातर निकट दृष्टि दोषी होता है, यानी कि किताब की वस्तु पढ़ने पढ़ने बच्चे को नहीं देख पाता, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट हम देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है। ये अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तन कहाँ से किया जाता है, याद रखिएगा, पक्ष माफी माभी है, पक्ष माभी द्वारा फोकस दूरी का परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। जो जो रेटिना है प्रकाश को परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युतीय सिग्नल, वास्तविक प्रतिबिंब में। हमारा इसका जो विद्युत सिग्नल, हमने बताया था कि विद्युत सिग्नल भी जो बनाता है वो कौन बनाता है, हम पिछले अभी कुछ ही क्वेश्चन में बताया था, जो विद्युत सिग्नल होता है वो प्रकाश दूरदर्शी द्वारा परिवर्तित होता है। यहाँ पर विद्युत सिग्नल को क्या होता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है। अब नेत्रदान के लिए वस्तु की आयु सीमा क्या है, इसकी कोई कम से कोई आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। देखो तो इसका इनमें से सभी। अब देखिए इसका जो सही उत्तर है, नेत्र दान करने के लिए 10 बरस से बड़ा होना चाहिए, और कितने भी यदि आपकी अच्छी आंख हो तो आप कितने भी उम्र के हैं आप नेत्र दान कर सकते हैं। नेत्र दान में ऐसा नहीं सोचिएगा, नेत्र दान में आंख ही निकाल देता, आंख नहीं निकालता, सिर्फ कॉर्निया को निकाल लेता है। कॉर्निया को क्या करता है, निकाल लेता है, कॉर्निया को निकाल लेता है, आंख को थोड़ी नहीं निकाल देता, आंख तो रहता ही आंख में, सिर्फ कॉर्निया को निकाल देता है, आंख थोड़ी नहीं निकाल देगा। अब बोल रहा है कि मनुष्य के मरने के पश्चात, यानी मनुष्य मरने के कितना निकाल लेना चाहिए, यानी कि कितने समय तक आंख जो होता है उसमें काम करता रहता है। तो इसका जो सही आंसर है 4 से 6 घंटे के बीच में, यदि कोई एक्सीडेंट मरता है उसका पोस्टमार्टम होता है तो 4 से 6 घंटे के भीतर यदि उसका आंख निकाल लिया जाए, आंख में फिर बोल रहे कॉर्निया को निकालता है, बोले आंख को थोड़ी ना निकालेगा, आंख को निकालेगा तो इसका क्या करेगा, आंख थोड़ी ना फिट करेगा, क्योंकि आंख सब में रहता है, अंधा को भी आंख होता है, सिर्फ उसको उसमें प्रकाश में तो देख नहीं पाता, लेकिन उसके भीतर आंख जरूर रहता है, आंख में कॉर्निया की कमी रहती है, कॉर्निया डाल देता है तो वहां से दिखाई पड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है हमारा, 48 मिनट हो चुका है। इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, नेत्रदान कौन कर सकता है, देखिए नेत्रदान यदि कोई रोग है आपको तो आप नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। यदि कोई, आप इसके सही हो जाएगा बी और सी दोनों। संक्रमण से पीड़ित है तो संक्रमण आपको ठीक हो सकता है, लेकिन मधुमेह यानी आपको डायबिटीज, दमे के रोग को आंख के दान नहीं कर सकता, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। संक्रमित ठीक हो जाता है, जैसे आपको कोरोना हो गया, हाल ही में कोरोना हुआ था, तो क्या उससे नेत्र नहीं दान कर सकते, कर सकता है। कोरोना संक्रमित ठीक हो जाता है, लेकिन मधुमेह ऐसा ये सब रोग है, ये सब ठीक ही नहीं होता, कंट्रोल में जरूर रहेगा लेकिन ठीक नहीं होगा। दमे की बीमारी कंट्रोल में जरूर रहता है, लेकिन ठीक पूरी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। चलिए अगला है, तो कौन सा रंग जिसका खतरे का सिग्नल किया, तो लाल, हम बताए थे इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है
धैर्य जो होता है, तरंग धैर्य होता है जो बहुत अधिक होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं सिग्नल में, आपको बताएं थे इसका जो। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। श्वेत प्रकाश जब पृथ्वी से होकर जो सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या होता है? अधिक विचलित होता है, हमने बताया था बैगनी होता है। इस वाले में ऑप्शन होगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैगनी। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैगनी। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। प्रकाश की एक पतली सिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है वह सिल्ली क्या कहलाती है? जो प्रकाश एक पतली सिल्ली से, यानी झिल्ली, झिल्ली यहाँ पर सिल्ली हो गया, झिल्ली से, उस झिल्ली को कहते क्या? उस झिल्ली को हम कहते क्या है? उस झिल्ली को कहते कॉर्निया। हम बताए ना, कॉर्निया को ही प्रकाश से झिल्ली, कॉर्निया को ही दान किया जाता है, दान किया जाता है, दान किया जाता है। आंख को, नेत्र गोलक को थोड़ा ना निकाल लेता है, उसमें जो कॉर्निया रहता है उस कॉर्निया को हम निकाल लेते हैं। चलिए हम अगले 65 नंबर क्वेश्चन को समझते। पृथ्वी से होकर सूर्य के श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसका कारण लाल का जो विचलन होता है, जो लाल का विचलन होता है बैगनी से कम होता है, हरे प्रकाश से कम होता है, आसमान में कम होता है, सभी रंगों से। देखिए इसका जो सही आंसर होगा सभी रंगों से कम होता है, इसका विचलन बहुत कम होता है, बहुत कम, सबसे कम होता है। अब बताएं, चूजे के दृष्टिपटल कौन सी कोशिका नहीं होती? यानी चूजा, बच्चा, मुर्गे का बच्चा, सभी बच्चे को चूजे ही कहा जाता है। चूजे के दृष्टि कौन से कोशिका नहीं होते? चूजे, जो बच्चा होता है, जो कुत्ते का बच्चा होता है, उसका आप सब गाँव में बोलते हो कि देखिन हो बचवा होले लेकिन ओकर आँखिए नहीं फूटले, तो उसका जो कौन सा कोशिका होता है जो नहीं होता है? सभी बच्चे जितने भी चूजे हैं उसका जो होता है शुरू में आंख रहता ही नहीं, कुत्ता पैदा लेता है तो उसका आंख नहीं होता। बहुत बहुत सब पक्षी से, मनुष्य ऐसा लगभग जानवर है जो भी, जो माँ अंडा नहीं देती है, यानी कि बच्चा डायरेक्ट देती है, उससे आंख पूरा देता है, लेकिन जो अंडा देती है, कुत्ता ही एक ऑप्शनल है जिसके आंख नहीं रहता है बच्चा में, तो उसका क्या होती है? जो शंकु कोशिका होती है वो नहीं होती है, इसी कारण से हमारा जो होता है आंख नहीं रहता, उसका आंख रहता है लेकिन फुटता नहीं, वो देख नहीं सकता। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है चपटा, आपको लगेगा गोला दिखता नहीं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो चपटा है, चपटा दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कांच है, यहाँ पे ऊपर आंसर था, मिटा मिटाते हैं, यहाँ देखिए कांच मिटता नहीं, ऊपर आंसर है, देखिए। अब देखिए कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए सबसे अधिक होता है? यानी कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, किसके लिए? इसका सही होता है अपवर्तनांक बैगनी, लाल का सबसे कम होता है अपवर्तनांक। सबसे सोच समझ के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तभी मारिएगा, क्योंकि हर जगह नियम अलग है। कम विचलन होगा बैगनी, अधिकतम तरंग दैर्घ्य होगा इसका होता है लाल, कम तरंग दैर्घ्य बैगनी। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत है? यानी लाल गुलाब यदि हम हरे प्रकाश में देखते हैं, आप करके भी देखिएगा, यदि लाल गुलाब ले लीजिएगा, मेला में एक लेजर लाइट आता है, लेजर लाइट होता है, उसकी जो हरा वाला लीजिएगा, लाल वाला नहीं, लेजर लाइट होता है। एक गुलाब का फूल ले लीजिएगा, गुलाब का फूल, यदि आप उसमें उस प्रकाश को देखेंगे, अरे उस प्रकाश को देखेंगे तो वो पर जो दिखाई देगा वो हमारा काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। यहाँ पर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक वर्ग वर्ण मतलब होता है जो सबसे पहले क्या है? नीला। प्राथमिक वर्ण जो आप थ्योरी में समझिएगा, जो इस प्रकार से जो रंग होते हैं 7, इंद्रधनुष जो बनता है इस प्रकार जो 7 होता है, जो प्राथमिक, शुरू वाले को प्राथमिक कहते हैं, बीच वाले को मध्य कहते हैं, फिर बाहरी कहते हैं। हमारा जो प्राथमिक होता है जो तीनों है, लाल नीला हरा, लाल नीला हरा। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला है हमारा पेशिये को शिथिल होने पर,
अभी नेत्र लेंस का फोकस दूरी लगभग होती है, यानी शिथिल हो जाने पर जो फोकस उसकी दूरी होती है वो क्या 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, अति सूक्ष्म कण यदि किसी तरह का प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश के किरण, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जो कण होते हैं, किस को परिकर्णन कर देते हैं, यहाँ पर नीला को परिकर्णन कर देते हैं, परिकर्णन कर देते, इसीलिए जो आसमान होता है, आसमान होता है, आकाश होता है, यानी कि आकाश होता है, वो हमारा नीला क्यों दिखा देता है कि परिकर्णन सभी कर, यानी कि रंग का परिवर्तन हो जाता है सूक्ष्म कण, लेकिन नीला का नहीं कर पाता, इसीलिए हमारा आंख जो, क्योंकि वातावरण में बहुत अधिक सूक्ष्म कण है जो प्रकाश के क्या कहते हैं परिवर्तन, यानी परिकिरणन कर देता है, यहाँ पर सब कलर को परिकिरणन कर देता है, लेकिन नीला को नहीं कर पाता, इसलिए आकाश जो होता है वो नीला हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण आर, आयतन कोण, अपवर्तन कोण आर, निर्गत कोण, निर्गत कोण क्या होगा, ये हम लेक्चर में हम पूरे डिटेल से बताए थे, एल आई के बराबर होगा, एल आई, बस आप इतना याद रखिए एल आई, इसका डिटेल से आपको जानना है तो लेक्चर को देखिए पहले अच्छा से, क्योंकि अब टाइम बहुत हो रहा है, 1 घंटा लगभग होने वाला है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 85-84 10 क्वेश्चन आओ है लगभग, 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप लास्ट तक बने हैं, आपके धन्यवाद है। बस कुछ ही क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वास्तविक सूर्यास्त आभासी सूर्यास्त के लगभग बीच का अंतर होता है, यानी देखिए सूर्य की सूर्यास्त यानी कि सूर्य उगता है, सूर्यास्त माने सूर्य डूबता है, सूर्योदय माने सूर्य उगता है, उगने से पहले हमें पहले ही दिखाई देता है, डूबने के बाद भी हमें दिखाई देता है, कितने मिनट तक, कितने मिनट तक, इसका सही आंसर 2 मिनट तक हमें दिखाई पड़ता है, सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है लगभग 2 मिनट तक। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, सूर्योदय अस्त के होते समय दिखाई देता है, सूर्योदय यानी सूर्य जो अस्त या उदय होता है तो उसे हम दिखाई देता लाल, क्यों लाल दिखाई देता है, क्योंकि सभी किरणों का परिकिरणन हो जाती है, लेकिन लाल का हमारे पास दिखाई नहीं, परिकिरणन नहीं होता है, इसलिए जो सूर्य होता है वो लाल दिखाई पड़ता है, दोपहर को हमें सफेद दिखाई देता है, पीला नहीं दिखाई देता है दोपहर को, दोपहर को पीला नहीं दिखाई देता, क्या दिखाई देता, श्वेत यानी कि उजला, उजला दिखाई देता है, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता आ सकता है आगे। एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है, एंगस्ट्रॉन यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इस प्रकार से होगा 10 के पावर माइनस 10, यहाँ पर 10 के पावर माइनस 8 मीटर होगा, क्योंकि एमएस वर्ड में हम मोबाइल से टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, बस पावर 8 को ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम 8 को लिखेंगे तो माइनस हमारा नीचे हो जाएगा, इसलिए हम नीचे लिखे, बस हम आपको बता दिए, इसको आप माइनस पावर 10 समझिएगा, ऐसा नहीं कि 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 8 2 नहीं समझिए, 10 के पावर माइनस 11 यहाँ पर समझिएगा, 10 के पावर माइनस 11, इसका जो सही यानी एंगस्ट्रॉन इसको पढ़ते हैं, इस वाले सिंबल को एंगस्ट्रॉन पढ़ते हैं, हम लिख भी चुके हैं, इसे एंगस्ट्रॉन क्यों पढ़ते हैं लिख दिए हैं, और चलिए हम इसका जो सही है 10 के पावर 10 मीटर। अगला क्वेश्चन को समझते हैं, अगला प्रिज्म के प्रकाश कौन सी परिघटना है, यानी प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना, पर विक्षेपण, जो वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यहाँ जो वर्ण क्या होता है विक्षेपण हो जाता है, वर्ण का विक्षेपण हो जाता है प्रिज्म में। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है, नेत्र की अधिक फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो कौन सा हमारा होता है दूरदृष्टि दोष, याद रखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे वाला क्वेश्चन हो सकता है। अगला है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, यानी कि
किस दृष्टि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के हमारा आगे बनता है, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है। हमने बताया था ये रेटिना ये आगे आगे इस पर बनेगा, दूर में पीछे बनेगा, हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता कम होना उत्पन्न होता है। यदि नेत्र की समंजन क्षमता हो जाता है जरा दृष्टि दोष यहाँ पर हो जाता है। क्या हो जाता है? जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रतीत होता है। तारे क्यों टिमटिम? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसलिए हम तारे को टिमटिमाता हुआ नजर आता है। जब आप रात में देखते हो कि तारा टिम टिम भूक भाग होता है, तो क्या वहां स्विच है जो भगवान टिप टाप करते रहते हैं? नहीं, अपवर्तन के कारण यहाँ पर दिखाई देगा। अगला है एक प्रिज्म, यहाँ पर प्रिज्म होगा, प्रिज्म इस प्रकार से प्रिज्म 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 द्वारा श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम में वन विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? जो क्या होता है, किस कारण से हमारा होता है? अपवर्तन के कारण से होता है। किस कण पर पकड़कर प्रकाश एक अंश के विभिन्न दिशाओं से छितराकर को कहते हैं वन विक्षेपण। वन विक्षेपण उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? हम क्या करें, किसी कण पर पड़कर प्रकाश एक अंश विभिन्न दिशाओं में, अच्छा दिशाओं में फैल जाती है, यहाँ पर फैल जाती है, उसको प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। याद रखें, उसके क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडलीय के कण लाल को बहुत अधिक प्रकृति कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित। यहाँ पर सही आंसर सी होगा। समय लाल दिखाई देता है क्योंकि सभी रंग का कर देते हैं, सभी रंग का कर देते हैं, नीला का बहुत अधिक मात्रा में कर देता है, इसीलिए आकाश नीला होता है लेकिन सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि जो सूर्य अस्त यानी लाल दिखाई पड़ता है, वायुमंडलीय जो कण होता है नीले को अधिक परिकर्णन यानी परिकिरणन कर देते हैं, इसके कारण से हमें जो सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमारा जो 84 क्वेश्चन था वो हमने महज 1 घंटा 2 मिनट लग गया, वो हम बढ़िया से समझते हुए यहाँ पर कर चुके हैं। 84 क्वेश्चन ही था हमारा, यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम आज के हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिजिक्स नहीं, कल हम एक मैथ का चैप्टर कराने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन हमारा 2 चैप्टर हो चुका है। या ऐसा करते हैं कि पहले हम साइंस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि यदि आप लगातार साइंस पढ़ते रहेगा तो बोरिंग फील होगा। हम सब का 2-2 चैप्टर हम खत्म कर देंगे। कल हम एक मिनट हम बताते हैं यहाँ पर, कल हम पार्ट 1 किसका? गणित का पार्ट 1 गणित का संख्या पद्धति का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। कल हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे किसका? पार्ट 1 गणित का संख्या पद्धति का। तो जरूर कल जुड़िएगा शाम 7 बजे। चलिए आज के लेक्चर बस इतना ही, आज को बस इतना ही समाप्त करते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल जरूर शाम 7 बजे जुड़िएगा।